थैंक यू सो मच सर, आपने भरोसा दिखाकर मुझे ये प्रोजेक्ट सौंपा, तो मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करूंगा। शर्मा जी ने भी बहुत रेस्पेक्टफुली उस जॉब को एक्सेप्ट किया। ग्लोरी वर्ल्ड के दो वैल्यूज थे, कॉन्फिडेंस और सिंसियरिटी। अगर उस कंपनी में कोई भी अपने कंधों पे काम लेता तो उसे बीच में कभी नहीं छोड़ते। शर्मा जी के इन्फ्लुएंस में उनके अंडर काम करने वाले लोग जैसे कि जानवी भी एक ब्रिलियंट और वैल्यूज को तवज्जो देने वाले बनके निकलते हैं। आरव ने सर हाँ में हिलाते हुए कहा, वाइस प्रेसिडेंट शर्मा को छोड़ के बाकी सब यहां से जा सकते हैं। यस सर, और बाकी वाइस प्रेसिडेंट तुरंत रूम से बाहर चले गए। आरव ने दरवाजा बंद होने के बाद अपना सर ऊपर करके देखा। डायरेक्टर अरोड़ा ने मुझे बताया था आपको टीवी इंडस्ट्री में काफी इंटरेस्ट है। आई बिलीव आपने अपनी रिसर्च पूरी तरह से कर ली होगी। इस प्रोजेक्ट को मैं आप पे पूरे ट्रस्ट के साथ छोड़ सकता हूँ। आरव ने अपने सामने रखे ब्लैक फोल्डर को वाइस प्रेसिडेंट शर्मा के हाथों में थमाते हुए कहा, इस डॉक्यूमेंट में राघव सिंघानिया की कंपनी और अरोड़ा कल्चर मीडिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो खुद डायरेक्टर अरोड़ा ने सॉर्ट आउट करके रखा है, और इनको पढ़ने के बाद मैंने इनमें जरूरी चेंजेस भी करे हैं। इनको एक बार जरूर रीड करिए, आई एम श्योर आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। वही वाइस प्रेसिडेंट शर्मा को फोल्डर लेते हुए बड़ा अजीब लग रहा था। ये क्या हुआ? सर ने क्यों सीधा डायरेक्टर अरोड़ा से काम करने को कहा? ये काम तो मेरा था ना। फिर वाइस प्रेसिडेंट शर्मा ने उस पर ज्यादा ना ध्यान देते हुए सीधा उस डॉक्यूमेंट को पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें साफ साफ दो हैंडराइटिंग पता चल रही थी, जिसमें साफ सुथरी राइटिंग जानवी की थी और थोड़ी सी बोल्ड लेटर्स में लिखी हुई थी आरव की। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताने में झिझकिएगा मत। आप सबसे सीनियर्स में से एक हैं और मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। साथ ही साथ दादाजी भी आपकी बहुत तारीफ करते हैं। आरव वो इंसान था जो जल्दी किसी को कम्प्लीमेंट नहीं करता था, तो ये काफी शौकन बात थी। वाइस प्रेसिडेंट शर्मा ने ग्रैटिट्यूड में कहा, मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। आई होप डायरेक्टर अरोड़ा यहां पर होती, क्योंकि उन्होंने पहले इसमें काम किया हुआ है तो उन्हें थोड़ा एक्सपीरियंस था। उनके यहां रहने से मेरा काम थोड़ा आसान भी हो जाता। जानवी उनके सबसे होनहार कॉलीग में से थी और दोनों के बीच में रिश्ते भी काफी अच्छा था। वो इस चीज से बहुत श्योर थे कि दोनों की जोड़ी मिलकर कमाल के प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। उनकी बातों से आरव के चेहरे पर एक शिकन आ गई। उसने कुछ सोचते हुए कहा, वो तो अभी साउथ रिवर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है ना? जी चेयरमैन ओबरॉय, मेरे कहने का मतलब था कि मुझे बस उनकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। मैं उनका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आई प्रॉमिस। मेरी वजह से उनके प्रोजेक्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। मैं डायरेक्टर अरोड़ा की कैपेबिलिटी बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो बहुत डेडिकेटेड इंसान है और उतनी ही एफिशिएंट भी। उतना ही अच्छा उनका काम भी होता है, तो बहुत अच्छा होगा अगर उनसे थोड़ी बहुत मदद मिल जाए तो। वो काफी सोच समझकर आरव के सामने जानवी की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे जानवी एक अच्छी एम्प्लॉय है। ये सुन के आरव के चेहरे पे एक स्माइल थी और उस स्माइल को देख के शर्मा जी शौक में चले गए। साथ ही आरव की आवाज भी बहुत पीसफुल लग रही थी। मैं देख रहा हूँ शर्मा जी, आपको डायरेक्टर अरोड़ा में काफी ट्रस्ट है। ये सुन के शर्मा जी ने थोड़ा एक वार्ड होते हुए कहा, हाँ सर, वो अब है ही काफी अच्छी इंसान। आरव ने कॉफी पीते पीते जवाब दिया, मैं आपकी रिक्वेस्ट कंसिडर करूंगा। आप अब जाइए, अपना काम करिए और कुछ काम हो तो कॉल मी। यस चेयरमैन। इतना बोल के शर्मा जी वहां से चले गए। शर्मा जी के जाते ही मनोज दरवाजे पे आया। सर, आरव अपने डॉक्यूमेंट्स में बिजी था। उसने बिना सर उठाए मनोज से सवाल किया, क्या बात है? मल्होत्रास के जो न्यू सीईओ है उनके असिस्टेंट ने ये कार्ड भिजवाया है। मनोज ने काफी शांति से कहा, इस डर से कि कहीं ये बात सुन के आरव गुस्सा न हो जाए। और इतना बोल के उसने इनविटेशन कार्ड सामने रख दिया। आरव काम करते करते रुक गया और सर उठा के देखा तो रेड गोल्डन कलर का कार्ड उसकी नजरों में आया। उसे पढ़ के आरव काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसने ये सेम इनविटेशन कार्ड अपने बेडसाइड ड्रॉअर के पास देखा था। उसने एक नज़र इनविटेशन कार्ड को देखा और फिर कोल्ड आंखों से मनोज को। मनोज ने जल्दी से एक्सप्लेन करते हुए कहा, सर, ये कबीर मल्होत्रा और रश्मि अरोड़ा की सगाई का इनविटेशन कार्ड है। इसी फ्राइडे को उनकी एंगेजमेंट सेरेमनी है। पहले मल्होत्रास के साथ हमारे काफी सारे प्रोजेक्ट्स रह चुके हैं, इसीलिए उन्होंने हमें कार्ड भेजा है। आरव कुछ पल के लिए शांत हो गया। ऐसा लग रहा था धीरे धीरे उसके अंदर गुस्सा बढ़ते जा रहा है और उसकी वाइब्स काफी डेंजरस होती जा रही थी। ठीक है, छोड़ दो इसे यही। आरव की आंखों में तो जैसे अब कोई तूफान सा आने वाला था। उसे देखकर मनोज को काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसने जल्दी से इनविटेशन कार्ड वहां पर रखा और रूम से जाने लगा।
रुक जाओ। मनोज कमरे से पूरी तरह से बाहर निकल पाता उससे पहले आरव की आवाज उसके कानों में पड़ी। वो वहीं रुका और वापस आरव के पास आया। कुछ और काम था क्या सर? आरव ने मनोज से थोड़ा डरते हुए पूछा। आरव उसे कुछ देर यूं ही घूरता रहा। ये बताओ, कंपनी के एनिवर्सरी पार्टी में पीआर डिपार्टमेंट ने किसी गेस्ट के आने का अरेंजमेंट किया है या नहीं? हाँ किया ना। मेनली वो सारे लोग स्काई ज्वेलरी सिटी के एम्बेसडर हैं और कुछ पॉपुलर सेलिब्रिटीज को भी बुलाया गया है। आई होप वो थोड़ा रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट बना के रखेंगे और साथ ही साथ हमारा प्रमोशन वर्क भी हो जाएगा। आरव ने उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनी और फिर उसे ऑर्डर देते हुए कहा, पीआर मैनेजर को मेरा ऑफिस में भेजो। पीआर मैनेजर? कहीं सर एनिवर्सरी को लेकर टेंशन में तो नहीं है? मनोज ने अपने सवालों की गाड़ी को वहीं पर ब्रेक लगा दिया। अपने बॉस से वो क्वेश्चन कर नहीं सकता था तो बिना कुछ सोचे वो कमरे से बाहर चला गया। वही ज्वेलरी सिटी एंडोर्समेंट की डिस्कशन के बाद जब रश्मि और उसकी मैनेजर ग्लोरी वर्ल्ड से बाहर निकले तक सूरज आसमान में कब का चढ़ चुका था और मौसम में हल्की हल्की ठंडी हवा भी बह रही थी। रश्मि ने एक्सपेंसिव कोट पहन लिया जो अभी अभी उसकी मैनेजर ने दिया था। अपने सामने खड़ी उस विशालकाय बिल्डिंग को देखकर वो एक पल को हैरान रह गई थी। दिल्ली शहर के इतने बड़े बिजनेस टाइकून और उसकी बिल्डिंग के सामने वो भी खुद को बहुत छोटा पा रही थी। उसके दिमाग में अभी भी वही सीन चल रहा था जब आरव उसके बगल से गुजरा था। जैसा कि लोग कहते हैं उसके बारे में, वो लोगों के साथ ज्यादा फ्रेंडली नहीं है, तो ये सच ही था और उसका भी ये फर्स्ट टाइम था जब उसने ये एक्सपीरियंस किया। वो भी ये जानती थी, उसका मंगेतर कबीर मल्होत्रा जो अपने से ऊपर ज्यादा किसी को समझता नहीं था, खुद में काफी प्राउड इंसान था, वो भी आरव से काफी इम्प्रेस था। आखिर उसकी शख्सियत थी ही इतनी बड़ी और खास। रश्मि, चलो कबीर सर तुम्हारा वहां इंतजार कर रहे हैं। अपनी मैनेजर राखी की आवाज सुनने के बाद रश्मि अपने होश में वापस आए। उसने उस तरफ देखा जिधर राखी इशारा कर रही थी। ग्लोरी वर्ल्ड कॉर्पोरेशन के बाहर कबीर की रोल्स रॉयस पार्क थी। रश्मि ने गहरी सांस ली, एक बार फिर से अपने पीछे खड़ी बिल्डिंग को देखा और कार की तरफ जाने लगी। कबीर का असिस्टेंट गाड़ी से उतरा और उसने रश्मि के लिए दूसरी साइड का दरवाजा खोला। आइए मिस रश्मि। कबीर। रश्मि गाड़ी में बैठी और उसे आवाज दी। कबीर ने अभी अभी एक फोन कॉल खत्म किया था। वो रश्मि की तरफ मुड़ा, उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे कस के हक करते हुए पूछा, हो गया तुम्हारा सारा काम? हाँ, ज्यादा काम नहीं था, बस अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के कुछ डिस्कशन थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रश्मि ने थोड़ा कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन से कबीर से पूछा। उसे लगा कि वो यहाँ उसे ऑफिस से पिक करने आया है और ये सोचकर उसकी आंखों में कबीर के लिए प्यार और बढ़ गया। मैं तो यहाँ चेयरमैन ओबरॉय को हमारी सगाई का इनविटेशन कार्ड देने आया था। मुझे पता था तुम भी यहाँ पर हो, इसलिए मैंने तुम्हारा इंतजार कर लिया। फिर कबीर ने उस बड़ी से बिल्डिंग की तरह एक नज़र देखा और पूछा, इनविटेशन कार्ड? तुमने जानवी को पर्सनली दिया था क्या? कबीर की बातें सुनकर रश्मि हैरान रह जाती है। उसकी मुठियां अपने आप ही बंद हो गई थी और चेहरे के एक्सप्रेशंस बिगड़ते जा रहे थे। उसने हाँ में सर हिलाया और अपनी आंखों में उदासी को छुपाने की कोशिश करी जो छुपाई ना छुप रही थी। मैंने दिया था उन्हें, पर वो। रश्मि ने आगे बात पूरी नहीं करी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो इन सब से कितने दर्द में हो। फिर चुपचाप रोते रोते वो बाहर देखने लगी। थोड़ी देर बाद खुद को शांत करते हुए उसने आगे कहा, तुम तो उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छे से जानते हो। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ उससे वो बहुत ज्यादा हट हुई है। उन्हें ब्लेम मत करना, मेरी बहन सच में बहुत अच्छी इंसान है। तुम्हें लगता है ना जो मैंने कहा वो सही है? ये बात सुनकर कबीर को एक पल के लिए बीते हुए कल की याद आ गई। कबीर, आई होप हम उनकी कुछ तो मदद कर पाए। अरोड़ा कल्चर मीडिया के बारे में तो सबको पता ही है और मुझे ये भी पता है तुम्हारे पेरेंट्स ये सब मेरी खुशी के लिए कर रहे हैं। लेकिन दीदी को हम थोड़ा सा कंपनसेशन तो दे ही सकते हैं। 5 लाख ठीक रहेगा क्या? मुझे फर्क नहीं पड़ता दादी हाँ बोले या न, लेकिन मैं दीदी को अपनी तरफ से कंपेंसेट जरूर करूंगी। उन्हें अच्छा फील हो उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ओके रश्मि, मैं समझता हूँ तुम्हें अभी कैसा लग रहा होगा। अगर कोई और ऑप्शन नहीं होगा तो हमें यही करना पड़ेगा। हमें भी कहाँ पता था कि मेरे पेरेंट्स और तुम्हारी दादी इस तरह का फैसला कर लेंगे। जानवी की तरफ से सोचा जाए तो उसके साथ सच में बहुत बुरा हुआ है। उसके दिमाग में बार बार वही सीन आ रहा था जब जानवी ने अपने कंधों में खुद ही चाकू घोंपा था। उसे तो भरोसा ही नहीं हुआ था वो इतना डेंजरस काम कर सकती है। कबीर, तुम्हें क्या लगता है दीदी हमारी सगाई में आएगी या नहीं? मैं अभी उनसे भी मिलना चाहती थी, पर फिर मुझे लगा कहीं वो मुझे देखकर गुस्सा ना हो जाए, इसलिए मैं नहीं गई। रश्मि की आंखें दुख से भरी हुई थी और उसकी आवाज और ज्यादा परेशान और कमजोर सी सुनाई पड़ रही थी।
जब से दीदी ने अपने साथ वो सब किया तब से पापा मम्मी के रिलेशन अच्छे नीचे नहीं चल रहे। पापा मम्मी से गुस्सा है। मुझे सच में कभी कभी समझ नहीं आता कबीर, इतने दिनों में हमने जो कुछ दीदी के लिए किया उसके बाद भी वो कंफर्टेबल क्यों नहीं है? अब तक उनका गुस्सा क्यों नहीं खत्म हुआ? पता नहीं वो ऐसे क्यों बिहेव करती है। बस करो रश्मि, ये सब बातें बंद करो। वो मैं हूं जिसने जानवी को धोखा दिया है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं और तुम्हें खुद को ब्लेम करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब चलते हैं, वापस विला ले चलो, कबीर ने गुस्से में ड्राइवर से कहा। उसने अभी भी रश्मि की कमर पर हाथ रखा हुआ था लेकिन उसकी नज़र खिड़की से बाहर किसी और चीज को ही तलाश रही थी। उसने जानवी से कभी प्यार नहीं किया लेकिन फिर भी ना जाने क्यों जब भी वो उसके उन कोल्ड एक्सप्रेशन को देखता तो उसे खुद में बहुत गिल्टी महसूस होता। और ये कोई छोटा मोटा गिल्ट नहीं था। उस गिल्ट की वजह से उसके दिल में एक अलग ही प्रेशर बना रहता। जानवी उसे डांट ले, मार ले, पीट ले, ये बेशक उससे बर्दाश्त हो सकता था लेकिन बिना कुछ बोले इग्नोर कर दे तो इसमें वो बहुत परेशान हो जाता। देखते ही देखते हैं सूरज भी ढल गया और आसमान में एक अलग सी लाली छा गई। पूरा शहर उसे लाली में डूब रहा था। शाम होते होते दिल्ली शहर की एक अलग ही छटा देखते बनती थी और इसी तरह हल्की हल्की सूरज की रोशनी उनकी खिड़कियों के छोटे छोटे होल से बाहर आ रही थी। जानवी जो सोफे पर बैठकर लगभग पूरे दिन आज काम ही कर रही थी, फाइनली उसने अपनी नजरें डॉक्यूमेंट से हटाए। एक नज़र उसने ढलते हुए सूरज को देखा और बाद में तुरंत घड़ी की तरफ। उसने नोटिस किया काफी लेट हो गया था उसे काम करते करते। आरव अभी तक वापस नहीं आया था। अक्सर इस टाइम तक वो किचन में रात के खाने की तैयारी करने चला जाता था। शायद छुट्टियां आ रही हैं तो वो कुछ ज्यादा ही बिजी है। उसकी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करे ये उसे पसंद नहीं था। कविता आंटी हमेशा बताती थी कि आरव के घर आने से पहले ही सब अपना सारा काम खत्म करके चले जाते थे। इस बड़े से क्रिस्टल पैलेस को देखा जाए तो था तो ये काफी बड़ा और खाली भी, लेकिन पहले के मुकाबले अब कुछ डिफरेंट फीलिंग थी क्योंकि वो अकेले जो नहीं रह रही थी। कभी कभी ऐसा भी पल आता था जब जानवी को लाइफ में अकेलापन महसूस होता था। क्या आरव की जिंदगी भी कुछ कुछ उसके जैसी थी? उसे अपनी ही सोच पर हंसी आ रही थी। एक लंबी सी सांस लेते हुए उसने सारे डॉक्यूमेंट्स टेबल पर यूं ही छोड़ दिए। उसने अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना शुरू किया लेकिन इसमें वो अपने कंधे वाली चोट के बारे में तो भूल ही गई और तुरंत एक बहुत तेज दर्द उसके कंधों में हुआ क्योंकि चोट हल्की सी खुल गई थी जिसपे उसने जल्दी से अपने हाथों से दबा दिया। उसने थोड़ी देर आराम किया और फिर धीरे धीरे किचन की तरफ जाने लगी। उसके किचन में जाने के थोड़ी देर बाद ही घर का दरवाजा खुला। एक लंबा सा शरीर घर में घुस के अपने शूज चेंज कर रहा था। वो आरव था जो अभी किसी से फोन पर बात कर रहा था और उसके पीछे पीछे रजत उसका ब्रीफकेस पकड़े शांति से खड़ा था।